नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बंगाल के शासक। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी पढ़ा देता हूं, इसलिए आज हम लोग आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आदत वाली बात होती है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं बंगाल के शासक। देखिए, हम लोग बंगाल के शासक पढ़ने जा रहे हैं 1700 के बाद की कहानी। ठीक है, सन 1700 के बाद वाली जो कहानी है वो हम लोग पढ़ेंगे। इस समय जो मुग़ल बादशाह है वो कौन है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है इस समय मुग़ल बादशाह है। और जो बंगाल है ये मुग़ल बादशाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है। बहुत ही मतलब समृद्ध था इसमें, और आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक दीवान नियुक्त किया जाएगा, एक सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। मुग़ल प्रांत में एक दीवान नियुक्त किया जाएगा, एक सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर। ठीक है, तो दीवान जो है वो नियुक्त किया जाएगा 1717 में मुर्शीद कुली खां। ठीक है, और अजीम खां को सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये अब कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग जो बंगाल के शासक है वो कौन कौन से पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं। देखिए, एक तो शुजाउद्दीन, इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए। सरफराज, अलीवर्दी खां, और सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। ठीक है, तो ये हम लोग इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इतने शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुर्शीद कुली खां से। देखिए, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1717 से 1726 तक। ये क्या है? ये एक दीवान के पद पर नियुक्त होता है। ठीक है, बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और मुग़ल बादशाह इतना मतलब इतना प्रतापी नहीं था या इतना योग्य नहीं था जो इसका मतलब विरोध करे, क्योंकि इसके बदले में ये नजराना पेश कर देता था, मतलब कुछ राजस्व भेज देता था, जिससे मतलब जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, देखिए औरंगजेब के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? औरंगजेब के बाद फर्रुखसियर शासक बनता है, जो मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। यहाँ पर दीवान लिखा है। ठीक है, दीवान नियुक्त करता है, और मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, पर शासक को जो है यानी मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता रहता है। इसलिए फर्रुखसियर जो है कुछ करता है नहीं वैसे भी, तो उसको बैठे बैठे धन मिल रहा है, तो उसको ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीवान लिखा है दोस्तों, सूबेदार नहीं, दीवान, क्योंकि किताबों में दीवान लिखा गया है। और देखिए फर्रुखसियर जो है ना, वो इसी समय जो है अंग्रेजी फरमान जारी करता है। जो लोग कल वाली क्लास नहीं देखे हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि अंग्रेजी जो कंपनी है उसको फर्रुखसियर एक जो है फरमान जारी करता है, जिसमें फरमान में क्या 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तें कौन कौन सी यहाँ पर देखेंगे? 3 शर्तें कौन कौन सी होती हैं? देखो, नंबर 1 शर्त तो ये है कि 3000 जो है वार्षिक कर लेकर बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है ये अंग्रेजों को। और दूसरी शर्त यह है कि 10,000 रुपये वार्षिक कर लेके ये गुजरात के क्षेत्र में जो है, सूरत के क्षेत्र में अनुमति दे देता है। और तीसरी शर्त ये थी कि बम्बई जो है, बम्बई में जो सिक्के चला रहे हैं अंग्रेज लोग, वो सिक्के पूरे भारत में मान्य होंगे। ये 3 शर्तें थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो 3000 रुपये जो वार्षिक कर था, इसके बदले एक पास जारी किया गया था। पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी ना, तो उसको पास जारी किया गया था। देखिए 1631 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम जो है वो पड़ा था बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो 3000 रुपये जो एक टैक्स ले रहे हैं, एक हर्जाना ले रहे हैं, जो भी कह ले, उसके बदले उन कंपनियों के जो अधिकारी थे, व्यापारिक अधिकारी थे, उनको एक पास जारी किया जाता था। उस पास को कहते थे दस्तक। अब ये दस्तक ऐसा था, तब इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट तो थी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन दस्तक का जो दुरुपयोग होता था, उसके बाद दुरुपयोग जो है वो धीमे धीमे जो आगे आने वाले शासक हैं, बंगाल के नवाब हैं, वो समझते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अब दस्तक का देखिए विरोध कैसा, मतलब दुरुपयोग कैसे होता था। तो दस्तक का, जैसे मान लीजिए कि किसी को दस्तक एक पास मैंने दे दिया, पास, तो कहा कि ये पास दिखा दोगे आपका टैक्स नहीं पड़ेगा। तो क्या होता था कि ये लोग अपना निजी व्यापार भी करते थे। निजी व्यापार में वो अधिकारी हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं कि ओवर इनकम। अब ओवर इनकम के लिए क्या करते थे, अपना ये दस्तक जो है दिखाते थे, और उनका टैक्स फ्री हो जाता था, कोई इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। और दूसरी बात ये थी कि जो लोकल व्यापारी थे, जो मतलब भारतीय थे, उनके साथ भी ये दस्तक जो है काम करता था, उनको अपना पास दे देते थे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए 100 रुपये टैक्स है,
तो क्या पता वो एक लालच देकर या मतलब उनसे एक एग्रीमेंट कर कर, ठीक है, कह दें कि आप मेरा पास इस्तेमाल करिए, उसके बदले आप मुझे 100 रुपये वहाँ देने पड़ेंगे, आप मुझे 50 रुपये दे दीजिएगा। तो दस्तक का इस तरीके से जो है दुरुपयोग होता था और ये बंगाल के नवाब जानते भी थे, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं करता था, ठीक है। और मुर्शीद कुली खां जो है कुछ अच्छे कार्य के लिए भी जाना जाता है। देखिए, मुर्शीद कुली खां जो है इसको दीवान नियुक्त करता है फर्रुखसियर, उसके बाद जो है जो भी नवाब आने वाले हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो उनको नियुक्ति करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां जो है इसके कुछ काम हैं, देखिए जैसे कि क्या है कि ये बंगाल का जो अब शासक बन गया है, तो बंगाल को एक आर्थिक दृष्टिकोण से उसको मजबूत बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि छोटे जमींदारों की जो भूमि है उसको खालसा भूमि में परिवर्तित करता है, मतलब क्या होता है कि सरकारी भूमि बना देता है, ठीक है, जिससे टैक्स वगैरह अच्छे से जो है मिल सके। और बड़े जमींदारों को नहीं छेड़ता है क्योंकि वो सैनिक सहायता भी करते थे और आर्थिक सहायता भी करते थे, ठीक है। किसानों के लिए तकावी ऋण जारी किया, जिससे मतलब जो है ब्याज वगैरह नहीं पड़ेगा, और कर व्यवस्था को बहुत ही बेहतर बनाया। किसी भी देश में जैसे कर व्यवस्था अगर अच्छी होती है तो उस देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, ठीक है। राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी, ध्यान रखेंगे, राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये सब प्रभाव जो था बंगाल में, जो मुर्शीद कुली खां जो प्रभाव छोड़ रहा था अपना, उसके कारण जो है बंगाल का जो आर्थिक विकास है वो इस समय चरम पर था, ठीक है। और इसके बाद सुजाउद्दीन शासक बनता है जो 1739 तक ये शासक रहता है। चलिए सरफराज देखते हैं। सरफराज आता है 1739 से 1761 तक, ठीक है। सरफराज देखो, ये भी जो है मुगलों को राजस्व भेजता है, ये भी मुगलों को राजस्व भेजता रहता है, ठीक है। और इसी के समय एक नायब सूबेदार था जिसका नाम था अली वर्दी खां, ठीक है। अली वर्दी खां जो अगला शासक बनने वाला है, इसका नाम था अली वर्दी खां। और इसी के साथ 1741 में एक गिरिया नाम का युद्ध हुआ था, गिरिया नाम का। किसका युद्ध हुआ था? गिरिया नाम का। गिरिया नाम का युद्ध होता है जिसमें अली वर्दी खां जो है जीत जाता है, अली वर्दी खां की जीत होती है, ठीक है। अब देखते हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां 1741 से 1756 तक रहता है। देखिए ऐसा है कि अभी तक जितने भी शासक हुए इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, जो दस्तक था उसमें कोई बात उन्होंने नहीं करी, लेकिन अली वर्दी खां ये बात जानता था, ठीक है। और उसने एक कथन कहा है, ये बात मतलब पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, कि अंग्रेज उस मधुमक्खी की तरह हैं जिनको आप सहलाओगे तो शहद देगी, अगर छेड़ोगे तो काट लेगी। तो ये कथन किसका है? ये अली वर्दी खां के लिए है, ठीक है। अली वर्दी खां ने कहा है ये। और अली वर्दी खां ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी, और यहाँ पर ये बात मान भी ली थी, लेकिन दोनों जगह जो है किलेबंदी हो रही थी, ठीक है। और यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। पहले इसने दिया है मुगल शासक को, बाद में बंद कर दिया, कहा कि तो अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, ठीक है। अब आता है सिराजुद्दौला। देखिए अली वर्दी खां जो है ना, अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, उसके 3 पुत्रियां थीं, ठीक है। इसमें ये जो सिराजुद्दौला है तो इसकी एक पुत्री जो है बिहाई थी, यानी शादी हुई थी उसकी पटना में शादी हुई थी। तो पटना में जो उसकी पुत्री थी उसका एक योग्य व्यक्ति था, योग्य लड़का था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को ही बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बाकी जो इसकी 2 मौसी होती हैं, इसका एक का नाम तो आप जानते होंगे घसीटी बेगम, ठीक है, ढाका से है वो। तो घसीटी बेगम जो है काफ़ी जो है षड्यंत्रस्ती हैं, और बाद में सिराजुद्दौला की जो हार में जो काम मतलब जो हार में जो एक तरीके से मुख्य कारण है वो घसीटी बेगम का भी होता है, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, इसने पहली बार दस्तक का विरोध किया। ये जब आता है तो एक नए तरीके से ही शासन को चलाने की कोशिश करता है। 1756 से 1757 तक रहता है ये। और इसके समय में बंगाल में 2 शक्तियाँ थीं, एक तो फ्रांसीसी और दूसरी अंग्रेज। अब देखिए फ्रांसीसी जो है वो चंद्रनगर में एक किलेबंदी, देखिए जो इनके जो ऐसा था, जो इन्होंने फोर्ट खोले थे, फोर्ट, तो उसके आसपास चारों तरफ से ये किलेबंदी कर रहे थे। और दूसरी तरफ अंग्रेज भी थे, तो अंग्रेज जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम में किलेबंदी कर रहे थे। तो भैया इसने आदेश दिया कि किलेबंदी तुरंत बंद कर दो। पहले अली वर्दी खां था, उसने मना किया था, लेकिन बावजूद भी उसके बावजूद भी यहाँ पर किलेबंदी हो रही थी। तो सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं था, तो फ्रांसीसी तो मान गए, उन्होंने काम रोक दिया चंद्रनगर में, लेकिन अंग्रेज जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे थे और किलेबंदी को जारी रखा उन्होंने, ठीक है। और इसी के चलते क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने जो है फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया और वहाँ पर जो है बहुत ही मतलब एक तरीके से कहें तो सबको मतलब हरा दिया, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेज हार गए थे
और अंग्रेज हारने के बाद कहाँ पहुँचे गए थे, तो अंग्रेजों ने हारने के बाद जो है एक फुल्टा द्वीप में शरण ली थी, ये भी ध्यान रखेंगे, फुल्टा द्वीप में। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्लैक होल की घटना। अब ब्लैक होल की घटना देखिए दोस्तों इसी में बताई जाती है। ब्लैक होल घटना के बारे में जो एक वर्णन है वो किसने किया है, तो जॉन हॉलवेल ने किया है। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया है, जॉन हॉलवेल ने। ये नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, नाम याद रखेंगे। और 20 जून 1556, ठीक है, इसमें क्या है कि एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें 23 को छोड़कर बाकी सब मर जाते हैं। ठीक है, अब ये कमरा होता है 14x18 का एक कमरा छोटा सा होता है जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है। और उसमें बंद करने के बाद क्या होता है कि 23 अंग्रेज बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। ठीक है, अब ये घटना का वर्णन किसने किया है, इस घटना का वर्णन किया है जॉन हॉलवेल ने। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का जो है अधिकारी बनाया मानिक चंद को। ठीक है, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी बनाया मानिक चंद को। अच्छा, अब देखिए क्या है कि अलीनगर देखिए कोलकाता का ही नाम रखा था सिराजुद्दौला ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अलीनगर नाम रखा था कोलकाता का ही सिराजुद्दौला ने। तो फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। किसके बीच होती है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि होती है। ठीक है, इस संधि में क्या बताया जाता है कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिलेगी, ये बताया जाता है। और उनके सिक्के यहाँ भी चलेंगे, मतलब जो सिक्के चल रहे थे अंग्रेजों के वो बंगाल में भी सिक्के चलेंगे। अब ये अलीनगर की जो संधि होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, 1757, ठीक है, फरवरी की बात है ये। तो अलीनगर की संधि होती है और संधि में दोनों लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि व्यापार जो अंग्रेज लोग थे उनको और व्यापार करना है, और सिराजुद्दौला एक नवाब है, उसके लिए एक शर्मनाक संधि होती है, क्योंकि बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ती है इनको। ठीक है, ये संधि होती है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज है ना, कुछ दिन बाद, अब यहाँ पर देखिए ये संधि जो है एक तरीके से लोगों के हित में नहीं थी, मतलब दोनों के हित में नहीं थी ना। तो अंग्रेज ऐसी संधि करना चाहते थे, उनको और व्यापार और छूट चाहिए थी, और जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसके लिए शर्म वाली बात थी कि इतनी जो है इतनी शर्मनाक संधि हुई है। तो दोनों के बीच युद्ध तो होना संभावित था। तो इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार होती है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की जो कोठी होती है उस पर हमला कर देता है, और यहीं से जो है अलीनगर की संधि टूट जाती है। अलीनगर की संधि यहीं से टूट जाती है। अच्छा, अब बताओ, जैसे संधि हुई है तो उसमें ये भी तो संधि में कहा गया होगा कि भाई जो मेरे इलाके हैं आप उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके इलाकों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, ये भी तो संधि की बात हुई होगी। तो इस संधि में ये भी बात हुई थी कि चंद्रनगर जो है ये इस पर अटैक अंग्रेज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि कुछ युद्ध हो, क्योंकि अंग्रेज ने अब काफ़ी षड्यंत्र रच लिया था। वो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को अब हटाने वाले थे। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जब भी कोई बंगाल का जो शासक था, बंगाल का शासक में जो उस पर जो शक्ति थी उसकी, वो कम से कम 3-4 चीज़ों पर आधारित थी। पहली बात तो ये कि जो सेना है क्या वो उसके साथ है कि नहीं है, सेना उसके साथ है कि नहीं है, ये भी बात थी। ठीक है, जो वहाँ के बड़े व्यापारी हैं क्या उनके साथ है कि नहीं है, घर वाली बात, मतलब घर के लोग क्या उसके साथ हैं कि नहीं है, ये बात सब डिपेंड करती थी। ठीक है, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ हैं कि नहीं है, ये बंगाल के नवाब में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। लेकिन अंग्रेज तब तक क्या करते, रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक था, उसने इसकी कमजोरी पकड़ ली थी सिराजुद्दौला की, और इसने जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। अब इसको चाहिए था एक मौका कि एक बड़ा युद्ध होगा जहाँ पर सिराजुद्दौला को हटाया जाएगा। तो ये चंद्रनगर में एक अटैक कर देता है जिससे अलीनगर की संधि टूट जाती है, और इसी के चलते अब क्या होता है, अब प्लासी का युद्ध होने वाला है। अब क्या होने वाला है, प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होने वाला है दोस्तों। अब देखिए इस युद्ध में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लासी, पहली बात कहाँ है, तो प्लासी बंगाल के नदिया जिले में है। ठीक है, और भागीरथी नदी के बाएं तट पर। इसमें जो है घसीटी बेगम का भी बहुत ज़्यादा रोल था, उसने भी काफ़ी जो है, वो तो पहले से ही नाराज़ थी, मौसी थी इसकी घसीटी बेगम। और यह युद्ध जो है अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफर ने धोखाधड़ी कर दी थी। अब सेनापति ही जब धोखाधड़ी कर, देखिए ये युद्ध उसके हाथ में था, ये युद्ध मतलब बहुत ही हलवा तरीके से था। इस युद्ध में कोई बात ही नहीं थी, मतलब निर्णायक युद्ध था कि ये बंगाल के लोग जीत जाएंगे, नवाब जीत जाएगा, क्योंकि भैया वो नवाब बंगाल का है, इसके पास इतनी सेना नहीं थी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहली बार जब सेनापति को ही मिला लिया, उनके घर के लोग को मिला लिया,
राय दुर्लभ को मिला लिया, बहुत लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। जब सेना में कुछ अटैक वाली बात आई तो वो अटैक करे ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि नवाब की हार हो जाती है। ये नवाब की हार हो जाती है। और नवाब की सेना का नेतृत्व देखो, नवाब की सेना का नेतृत्व 3 लोग कर रहे थे। एक तो मीर जाफ़र जो सेनापति था, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ, ये 3 लोग इसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और नवाब के वफादार जो सैनिक थे उनका नाम क्या था, सेनापति था, उनका नाम था मीरमदान और मोहन लाल। ठीक है, मीरमदान और मोहन लाल, ये जो है इनके वफादार सैनिक थे। ठीक है, प्लासी युद्ध के दौरान जो है आलमगीर द्वितीय जो है मुगल बादशाह था। प्लासी युद्ध के दौरान मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि यही शर्त रखी गई थी कि आप मेरा साथ दोगे हम आपको नवाब बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मीर जाफ़र। 1757 से 1760 तक ये मीर जाफ़र पहली बार रहता है, 2 बार नवाब बनता है। मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक नवाब रहता है। अब ये देखिए क्या है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक प्रकार का कठपुतली शासक है। ये कठपुतली शासक, जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा ही करता था। ठीक है, और मीर जाफ़र के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई थी, 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं मीर कासिम, 1760 से 1763। ठीक है, देखिए यह मीर जाफ़र का दामाद था और इसने अंग्रेज़ों को लालच दिया और खुद जो है अपने आप को नवाब उसने बनवा लिया। अब अंग्रेज़ों को लालच दिया, अंग्रेज़ों को उसने जो है अपनी बातों में ले लिया और मीर जाफ़र को हटवा के अपने आप को नवाब बनवा लिया। ठीक है, और धीमे धीमे क्या होता है कि ये अपनी नीतियाँ बदलता है और जो अंग्रेज हैं उनको चुनौती देता है। धीमे धीमे क्या करता है, ये अपनी नीतियाँ बदलता है। जो इसने वादे किए थे अंग्रेज से वो इससे मुकरने लगता है, तब अंग्रेज होते हैं नाराज। और यहाँ पर देखिए एक कहानी ये है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने बनाई थी, तो मीर कासिम ने बनाई थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी भाई, मुंगेर ने बनाई थी। और भारतीय व्यापारियों को इसने जो है कर से बहुत ही राहत दी थी। तो ये बात भी अंग्रेज़ों को जो है ख़राब लग रही थी। एक देखिए दोस्तों घटना है 1763 की घटना है, इसका नाम है पटना कांड। तो एक अंग्रेज अधिकारी है एलिस, इसके नेतृत्व में पटना क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। ठीक है, लेकिन एलिस को मार दिया गया और इस घटना से अंग्रेज जो है मीर कासिम से बहुत नाराज़ हो जाते हैं और 1763 में फिर से मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, जो 1765 तक रहता है। और इस समय मुग़ल बादशाह जो है वो शाह आलम द्वितीय है। ठीक है, इस समय कौन है, शाह आलम द्वितीय है। और अवध के नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। अब इस बात से नाराज़ होकर ये जो मीर कासिम है, अब यहाँ से एक नींव तैयार हो रही है बक्सर के युद्ध की। ठीक है, अब मीर कासिम जो हैं ये भैया मीटिंग करते हैं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ये मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों को भगा देंगे वहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी फ़र्क पड़ रहा होता है। लेकिन बाद में इनको पछताना पड़ता है, क्योंकि जो संधि होती है इसमें संधि में बहुत कुछ छीन लिया जाता है मुग़ल बादशाह से और अवध के नवाब से भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार होती है बक्सर के युद्ध की। अब बक्सर का युद्ध देखिए होने वाला है। अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है हम युद्ध करते हैं। अब देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ अंग्रेज़ी सेना है और दूसरी तरफ 3 लोगों की सेना है। मीर कासिम है, ठीक है, शुजाउद्दौला है और शाह आलम द्वितीय है, फिर भी हारते हैं। अब ये देखिए कौन है, हेक्टर मुनरो। अब अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो बंदा कौन है, वो है हेक्टर मुनरो। ठीक है, देखिए अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ से 3 गुट थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये लड़ रहे थे। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। और भैया अब यह तय हो गया था कि अंग्रेज़ों को अब बाहर कोई निकाल नहीं पाएगा। इस युद्ध के बाद ये निर्णय ये मतलब जो है तय हो गया था, इस बात को मतलब मान लिया गया कि अंग्रेज अब बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होती है, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1765 इसका सन याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि क्या होती है, देखिए अंग्रेज और मुग़लों के बीच इसमें 2 संधियाँ होती हैं। एक तो अंग्रेज और मुग़लों के बीच होती है जो 12 अगस्त 1765 में होती है। इसमें क्या बताया गया, देखिए पूर्णतः बिहार, उड़ीसा और बंगाल इन क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को दे दिया गया। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए पूरी तरीके से। और 20 लाख रुपए जो है पेंशन जो है मुग़लों को दिया जाएगा। अब ये बात हो गई कि हम आपको 20 लाख रुपए पेंशन या राजस्व भेजेंगे। ठीक है, और चुप रहिए, अपना काम करिए। समझ गए कि नहीं। अब फिर देखिए फिर अंग्रेज और अवध के बीच देखिए 16 अगस्त 1765 में ये संधि होती है। क्या होती है देखिए भाई, देखिए अवध के नवाब को 50 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, और 1765 में बंगाल का नवाब जो है वो किसको बनाया गया,
नमुजुद्दौला को बंगाल का 1765 में नवाब बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हुई थी। देखिए, अब लगान वसूल करने के लिए कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था, और इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव इसने क्या किया, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन मतलब क्या हुआ कि एक कार्य देखेंगे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी और दूसरी तरफ कौन देखेगा, नवाब। देखिए, कुछ खर्चे वाला काम होता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, और कुछ जो बनाने वाला या विकास करने वाला काम होता था वो नवाब देखते थे। तो नवाब वगैरह काफ़ी परेशान हो गए थे। ठीक है, तो ये है द्वैध शासन बंगाल का। अब देखिए, द्वैध शासन के समय में ही 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल। तब उस समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय कार्टियर जो है बंगाल का गवर्नर था, और वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है बंगाल के नवाब का इतिहास, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पीईटी में नहीं बनेंगे दोस्तों। अगली क्लास में देखेंगे हम लोग आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। उसके बाद हम लोग फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी तरीके से चले जाएंगे और पूरी कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट छोड़ दें अच्छी सी। अपने साथियों के साथ भी खूब शेयर करिए, उनसे भी कहिए कि वो भी आगे शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत ही कम समय में ये क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता या फिर आप कहीं ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होते तो कम से कम 2 क्लासेस यहाँ पर लगती, वो भी 1-1 घंटा की। ठीक है, तो फ़ायदा तो आपको हो ही रहा है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।